हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी, जो कि बात करता है अबाउट समन्स एंड द सर्विस ऑफ समन्स, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ सीपीसी। अगर देखिए आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आप नहीं जानते कि हमारे चैनल पर हमने एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट की है जहां पर हम सीपीसी को प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग साइड बाय साइड कि किस तरह से प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जा करके सभी वीडियोस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देख सकें। ओके, सबसे पहले देखिए आप याद रखें और अपने बैरेक्ट में मेंशन करें कि ऑर्डर 5 जब भी आप पढ़ें तो ऑर्डर 5 के साथ आपको सेक्शन 27 टू 29 इन सेक्शंस को भी एक साथ पढ़ना है। ओके, सो ऑर्डर 5 जो कि डील करता है विद द इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। देखिए अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था कि किसी भी सिविल सूट में क्या क्या प्रॉपर स्टेजेस होती हैं, तो उसी समय हमने बात की थी अबाउट द सर्विस ऑफ समन्स। और समन्स क्या होते हैं, समन्स को सर्व करने का मेन पर्पस क्या है। तो ऑर्डर 5 जो कि बात करता है अबाउट द सर्विस ऑफ समन्स। सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए कि समन्स को सर्व करने का मेन पर्पस क्या है। सो मेन पर्पस ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स इज़ कि जो डिफेंडेंट है उसकी नॉलेज में ये बात आ जाए कि उसके अगेंस्ट किसी सूट को फाइल किया गया है, उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इस तरह से इंस्टीट्यूट हुई हैं, ताकि डिफेंडेंट को भी एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी अपनी बात कोर्ट के सामने रख सके। सो समन्स को आप समझ सकते हैं कि एक तरह का नोटिस है या एक तरह का इंफॉर्मेशन है जो कि डिफेंडेंट को दिया जा रहा है, ताकि डिफेंडेंट की नॉलेज में ये बात रहे कि उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ है और अब उसे उस सूट को किस तरह से डिफेंड करना है, अपने डिफेंस में क्या क्या वो कोर्ट में पेश करेगा, और वो सब बातें उसके दिमाग में रहें। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ऑर्डर 5 रूल 1, दैट इज When a suit has been duly instituted। यदि कोई सूट जब ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाता है, दर्ज हो जाता है, उसके बाद समन्स इशू किए जाएंगे टू द डिफेंडेंट को, ताकि वो अपीयर हो कोर्ट में, वो अपीयर हो और अपना जो भी आंसर है, अपना जो रिटन स्टेटमेंट है उसको वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। रिटन स्टेटमेंट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि प्लेंटिफ जब अपना सूट फाइल करता है, प्लेंट अपना फाइल करता है इन द कोर्ट, तो उस प्लेंट के आंसर में डिफेंडेंट को क्या देना होता है, रिटन स्टेटमेंट देना होता है। सो डिफेंडेंट क्या करेगा, रिप्लाई करेगा टू द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ बाय फाइलिंग अ रिटन स्टेटमेंट। एक रिटन स्टेटमेंट, बेसिकली रिटन स्टेटमेंट को आप WS लिखा हुआ जानेंगे, जो कोर्ट की लैंग्वेज में यूज़ होता है WS लोग कहते हैं। सो WS दैट इज रिटन स्टेटमेंट प्रोड्यूस किया जाएगा बाय द डिफेंडेंट, जिसमें जो डिफेंडेंट है वो अपना आंसर जो है वो देगा, एंड दिस रिटन स्टेटमेंट इज टू बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। कितने टाइम पीरियड में, 30 दिनों के अंदर जो है ये रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जाएगा। एंड ये जो 30 दिन हैं ये किस दिन से कैलकुलेट किए जाएंगे, दीज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन द डिफेंडेंट। जिस दिन डिफेंडेंट के पास समन्स पहुँचे, समन्स यानी कि जिस दिन उसकी नॉलेज में ये बात आई कि उसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, उस दिन से 30 दिनों के अंदर अंदर डिफेंडेंट को अपना रिटन स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना होगा इन द कोर्ट। एंड उस रिटन स्टेटमेंट में बेसिकली डिफेंडेंट आंसर करेगा कि प्लेंटिफ ने जो मेरे अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया है उस सूट के बारे में मुझे ये कहना है, मेरा ये डिफेंस मुझे ये लेना है। सो दिस रिटन स्टेटमेंट इज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। यहाँ से देखिए प्रीलिम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से टाइम पीरियड से बेस्ड क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है रिगार्डिंग द
प्रोविज़ो, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रोविज़ो क्या कहता है कि नो सच समन्स शैल बी इशूड, इस तरह से समन्स इशू नहीं किए जाएंगे वेन एवर द डिफेंडेंट हैज़ अपीयर्ड, यदि जो डिफेंडेंट है वो अपीयर हो गया है at the time of presentation of plaint and also admitted the plaintiff's claim। इसका मतलब जब प्लेंटिफ ने कोर्ट में अपना प्लेंट प्रेजेंट किया उस समय अगर डिफेंडेंट भी कोर्ट के अंदर अपीयर हो जाता है, कोर्ट में प्रेजेंट रहता है एंड ऑल्सो प्लेंटिफ के क्लेम को वो एडमिट भी कर लेता है, वो मान लेता है कि हाँ प्लेंटिफ ने जो मेरे अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया है मैं उस बात को मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि हाँ मेरा ये क्लेम है और जो प्लेंटिफ कह रहा है वो सही है, उस बात को यदि डिफेंडेंट एडमिट कर लेता है देन ऐसी सिचुएशन में समन्स इशू नहीं किए जाएंगे। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि समन्स को सर्व करने का मेन ऑब्जेक्ट था कि डिफेंडेंट को इस बात की नॉलेज हो जाए कि उसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, लेकिन यदि डिफेंडेंट खुद उस दिन प्रेजेंट है जिस समय प्लेंट प्रेजेंट की जा रही है, अगर उस समय डिफेंडेंट वहीं पर कोर्ट में मौजूद है तो इसका मतलब उसकी नॉलेज में उसी समय ये बात आ गई कि हाँ उसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है एंड जब उसकी नॉलेज में ये बात आ गई तो इसलिए समन्स को इशू करने का कोई अलग से कोई पर्पस ही नहीं बनता है ना। तो जब उसकी नॉलेज में ये बात है तो इसका मतलब समन्स फिर इशू नहीं किए जाएंगे बिकॉज वो कोर्ट में प्रेजेंट था उसी समय जिस समय प्लेंट प्रेजेंट की गई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक प्रोविजो आता है कि दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट, दिस प्रोविजो इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ये सेकेंड प्रोविजो है कि यदि जो हमने ऊपर 30 डेज का टाइम पीरियड पढ़ा कि समन्स मिलने के बाद, देखिए इसको आप साइड में अपने बैरेट में इस तरह से शॉर्ट नोट्स में लिख भी सकते हैं कि जिस दिन समन्स मिले, समन्स मिलने के बाद 30 डेज के अंदर WS फाइल किया जाना चाहिए था, लेकिन यदि 30 डेज के अंदर WS फाइल नहीं किया जाता है देन ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट शैल बी अलाउड टू फाइल द सेम ऑन सच अदर डे, यानी कि ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड है इन 30 डेज को एक्सटेंड किया जा सकता है टिल 90 डेज। सो टोटल 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, जिस दिन समन्स सर्व हुए थे उस दिन से टोटल 90 डेज के अंदर अंदर डिफेंडेंट को अपना WS कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इन प्रीलिम्स रिगार्डिंग 30 डेज एंड रिगार्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ 90 डेज। सो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है ऑफ फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 90 डेज। इनिशियली 30 डेज के अंदर WS फाइल हो जाने चाहिए और यदि 30 डेज के अंदर WS फाइल नहीं किया गया है तो कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट 90 डेज तक उस टाइम पीरियड को बढ़ा सकता है। ओके, इस तरह से देखिए अपने बैरेट में मार्क करते चलें कि प्रीलिम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट देखिए वी कम टू सब रूल 2 दैट इज अ डिफेंडेंट टू हुम समन्स हैज़ बीन इशूड, वो डिफेंडेंट जिसके पास इस तरह से समन्स इशू हुए तो समन्स इशू हो जाने के बाद डिफेंडेंट को क्या करना होगा, डिफेंडेंट अपीयर होगा ईदर पर्सनली, या तो वो खुद कोर्ट में आएगा समन्स के बाद या फिर वो चाहे तो अपने प्लीडर को कोर्ट में भेजेगा या फिर प्लीडर के साथ वो किसी ऐसे पर्सन को भी कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है जो कि उसके बिहाफ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को दे सके। कोर्ट के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को वो पर्सन आंसर कर सके। ओके, नेक्स्ट इज एवरी सच समन्स शैल बी साइंड। देखिए जो हम पूरा रूल 1 में हमने समन्स के बारे में बात की उसी समन्स के बारे में कह रहे हैं कि जो भी समन्स होंगे इनके ऊपर जज के साइन भी होंगे या फिर जो वो पर्टिकुलर ऑफिसर हैं, जो कोर्ट के ऑफिसर हैं जिनके द्वारा समन्स को इशू किया गया है उन ऑफिसर के भी उसके ऊपर साइन होंगे, सील कोर्ट की उसके ऊपर लगाई जाएगी ओवर द समन्स। सो दिस इज ऑर्डर 5 रूल 1। होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 27। देखिए जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जब भी आप ऑर्डर 5 को पढ़ें तो ऑर्डर 5 के साथ ही आपको सेक्शन 27
टू 29 को एक साथ ही पढ़ना है, बिकॉज सेक्शन 27 भी बात करता है अबाउट द समन्स एंड डिस्कवरी. सो सेक्शन 27 दैट इज समन्स टू डिफेंडेंट. डिफेंडेंट को समन्स सर्व किए जाएंगे. वेयर अगर कोई भी सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया है तो उसके बाद समन्स डिफेंडेंट को दिए जाएंगे कि डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो. अब ये जो समन्स हैं ये कितने टाइम में दिए जाएंगे, यहाँ पर भी देखिए 30 डेज का ही टाइम पीरियड दिया गया है कि जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर समन्स सर्व किए जाएंगे टू द डिफेंडेंट. तो यहाँ से भी 30 डेज है, तो इतना ज़्यादा आपको नेक्स्ट अलग से भी याद नहीं रखना क्योंकि यहाँ पर भी 30 डेज है और ऑर्डर 5 में भी 30 डेज ही हमने पढ़ा. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 28 दैट इज सर्विस ऑफ समन्स वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट. यदि जो डिफेंडेंट है वो किसी दूसरे राज्य में रहता है और समन्स जो हैं वो इशू किए गए बाय दूसरे कोर्ट, दूसरे राज्य के कोर्ट, देन ऐसी सिचुएशन में वो समन्स किस तरह से सर्व किए जाएंगे. A summons may be sent for service in another state to such court and in such manner as may be prescribed by rules in force in that state. The court to which summons is sent, वो कोर्ट जिसको समन्स सेंड किए गए, भेजे गए, वो कोर्ट क्या करेगा, उन समन्स को इसी तरह से सर्व करेगा जिस तरह से वो कोर्ट जिसने समन्स इशू किए वो जिस तरह से करता. ओके एंड उसके बाद समन्स को सर्व करने के बाद उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा टू द कोर्ट बाय विच द समन्स वर इशूड. जिस कोर्ट ने समन्स इशू किए थे उसी कोर्ट को वापस कर दिया जाएगा समन्स आफ्टर द सर्विस. ओके नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 29. देखिए यहाँ पर सेक्शन 28 में कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड भी बात लिखी गई है. दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट पर फिर भी आप पढ़ लें कि लैंग्वेज ऑफ द समन्स सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट. देखिए क्योंकि हमारा कंट्री इस तरह से है जहाँ पर डिफरेंट स्टेट में रीजनल लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है कि यदि जो समन्स की लैंग्वेज है वो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब समन्स भेजे गए लेकिन लैंग्वेज से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांसलेशन भी किया जा सकता है ऑफ द समन्स ईदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, या जो उस कोर्ट की रीजनल लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में वो पर्टिकुलर कोर्ट वर्क करता है उस लैंग्वेज में भी समन्स को ट्रांसलेट किया जा सकता है. ओके नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 29 दैट इज सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स. यहाँ पर बात की गई है कि फॉरेन समन्स यदि किसी फॉरेन कोर्ट के द्वारा कोई समन्स इशू किए जाते हैं तो उन समन्स को कैसे सर्व किया जाएगा. कोई ऐसा सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट जो कि इंडिया के बाहर एस्टेब्लिश्ड है और जिसके ऊपर सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होते बिकॉज वो कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में नहीं आता, वो क्या है, एक फॉरेन कोर्ट है. देन ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उन समन्स को किस तरह से सर्व किया जाएगा. तो ऐसे सिचुएशन में समन्स को सर्व किया जाएगा उसी मैनर में जिस तरह से इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो उसे सर्व करते. ओके नेक्स्ट वी कम टू ऑर्डर 5 रूल 4. No party to be ordered to appear in person unless resident within certain limits. देखिए कोर्ट जो है वो हमेशा प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट इवन हर एक पर्सन के ध्यान में रखता है, उनके राइट्स को, उनकी सहूलियत को कोर्ट ध्यान में रखता है. सो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई भी पर्सन यदि वो कोर्ट के पर्टिकुलर लिमिट्स में रेसाइड नहीं करता, उस कोर्ट की लिमिट्स में नहीं रहता, देन ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को पर्सनली अपीयर होने के लिए नहीं कहा जा सकता.
नो पार्टी शैल बी ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन अनलेस ही रिसाइड। किसी भी पर्सन को पर्सनली अपीयर होने के लिए नहीं कहा जा सकता जब तक कि ऐसा ना हो कि वो पर्सन उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में ही रहता हो। यदि ऐसा है कि वो पर्सन जहाँ पर भी कोर्ट सिचुएटेड है उस कोर्ट का जो भी जुरिस्डिक्शन है उस लोकल लिमिट में ही यदि वो पर्सन रहता है, रिसाइड करता है, तो कोर्ट कह सकता है कि ठीक है आप पर्सनली अपीयर होंगे। नेक्स्ट इज विदाउट सच लिमिट्स बट यदि वो पर्सन लेस देन दैट ऑफ 50 माइल्स और वेर रेलवे, देखिए ये जो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है रेलवे और स्टीमर कम्युनिकेशन, ये क्योंकि आप सीपीसी जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ ऑफ 1908, उस समय इस तरह से स्टीमर्स, रेलवेज, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको याद रखना है यहाँ पर जो 200 माइल्स के बारे में बात लिखी हुई है कि यदि वो पर्सन लेस देन दैट ऑफ 200 माइल्स के डिस्टेंस में रहता है फ्रॉम द कोर्ट हाउस, कि जहाँ कहीं कोर्ट सिचुएटेड है उस कोर्ट से लेस देन दैट ऑफ 200 माइल्स, 200 मील से भी कम डिस्टेंस में यदि वो उस पर्सन को यहाँ कहीं भी रेजिडेंट है, देन ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन को कोर्ट में अपीयर होने के लिए कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू रूल 5 दैट इज समन्स टू बी ईदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल। देखिए कोर्ट के पास ये पूरी पावर होती है कि कोर्ट जब समन्स इशू करता है तो कोर्ट उस समय बताएगा कि ये समन्स किस पर्पस के लिए इशू किए गए हैं। एट द टाइम ऑफ इशूइंग समन्स कोर्ट बताएगा कि ये जो समन्स हैं ये केवल सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए हैं, केवल इश्यूज़ फ्रेम करने के लिए हैं, या फिर दीज आर फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, कि समन्स इशू करके कोर्ट जो पर्टिकुलर डेट फिक्स कर रहा है वो डेट फिक्स की जा रही है फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, कि अब हम सूट को पूरी तरह से फाइनली डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं। तो ये बात कोर्ट को बतानी होगी इन द समन्स। एंड ऑल्सो समन्स के अंदर एक डायरेक्शन भी इसी तरह से दी जाएगी कि आप, अगर कोर्ट कहता है कि फाइनल डिस्पोजल के लिए समन्स इशू किए गए हैं तो कोर्ट सेम वो डायरेक्शन देगा। Provided that in every suit heard by the small cause court, the summons shall be for final disposal of suit। लेकिन small cause court का जो भी सूट होता है उसके अंदर जो समन्स होंगे वो हमेशा फाइनल डिस्पोजल के लिए ही होंगे। बिकॉज देखिए स्मॉल कॉज कोर्ट जो हैं वो बहुत ही ऐसे छोटे मैटर्स को डील करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जो समन्स इशू किए जाएंगे वो केवल और केवल सूट के फाइनल डिस्पोजल के लिए ही होंगे। Next we come to rule 6 that is fixing day for the appearance of defendant। अब जब कोर्ट समन्स इशू करेगा तो उसी समय कोर्ट डे भी फिक्स करेगा कि डिफेंडेंट को किस दिन कोर्ट में प्रोड्यूस होना है, प्रेजेंट होना है। So the day shall be fixed with reference to the current business of court। कोर्ट अपनी सहूलियत को भी ध्यान में रखेगा, ये भी बात ध्यान में रखेगा कि जो डिफेंडेंट है वो कहाँ रहता है, कहाँ उसका रेजिडेंस है, एंड ऑल्सो कितना समय हम उसे दें ताकि सर्विस ऑफ समन्स उसके पास हो जाए, समन्स उसे कितने समय में मिल जाएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट एक पर्टिकुलर डेट फिक्स करेगा जिस डेट पर डिफेंडेंट को अपीयर होना है इन द कोर्ट। ओके, नेक्स्ट वी कम टू रूल 7 दैट इज समन्स टू ऑर्डर द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिलाइड ऑन हिम। जो भी समन्स इशू किए जाएंगे बाय द कोर्ट तो कोर्ट उन्हीं समन्स में ये भी पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा कि जो डिफेंडेंट है उसे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना है एज पर ऑर्डर 8 रूल 1A। देखिए यहाँ पर इसको बहुत आप हाईलाइट करें, जब आप ऑर्डर 8 पढ़ेंगे वहाँ पर भी ऑर्डर 8 रूल 1A के साथ आप याद रखें कि ऑर्डर 5 रूल 7 भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो समन्स जो हैं वो इशू किए जाएंगे और समन्स के साथ डिफेंडेंट को डायरेक्शन दी जाएगी कि डिफेंडेंट अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं इन हिज सपोर्ट। देखिए क्योंकि जब प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट प्रोड्यूस करा उसके बाद डिफेंडेंट अपना WS लाया और कुछ ना कुछ डिफेंस वो ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट के जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस हैं उस डिफेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ जो है वो डिफेंडेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करनी होगी। एंड समन्स में ही कोर्ट जो है वो इस डायरेक्शन को देगा कि समन्स के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी प्रोड्यूस
करें। नेक्स्ट वी कम टू रूल 8 दैट इज ऑन द इशू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल। अभी देखिए हमने पढ़ा कि समन्स या तो फाइनल डिस्पोजल के लिए होंगे या फिर फॉर अपीयरेंस होंगे या फिर फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए होंगे। तो रूल 8 क्या बात करता है कि जहाँ कहीं समन्स इशू किए गए फॉर फाइनल डिस्पोजल, सूट को फाइनली डिस्पोज करने के लिए समन्स इशू किए गए, देन ऐसे सिचुएशन में डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेसेस। अब चूंकि कोर्ट क्या कर रहा है, समन्स के द्वारा ये डायरेक्शन दे रहा है कि हम सूट को अब पूरी तरह से फाइनली डिस्पोज करने वाले हैं, फाइनली ख़त्म करने वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डिफेंडेंट क्या करेगा, अपने विटनेसेस को भी प्रोड्यूस करेगा। कोर्ट डिफेंडेंट को ये बात कहेगा कि इस पर्टिकुलर डेट को हम सूट को फाइनली डिस्पोज कर रहे हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं, एंड इसीलिए आपके पास अगर आप किसी विटनेस को लाना चाहते हैं कोर्ट में तो आप इस डेट पर विटनेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करें। ओके तो समन्स में ही ये डायरेक्शन दी जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि वेयर समन्स इज फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, जहाँ कहीं समन्स सूट के फाइनली डिस्पोज ऑफ करने के लिए, पूरी तरह से सूट को डिस्पोज करने के लिए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट अपने सभी विटनेसेस को भी प्रोड्यूस करेगा। ओके जो भी उसके फेवर में विटनेसेस हैं उन सभी विटनेसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड कीप सपोर्टिंग अस। देखिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 5 को आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट डील्स विद द सर्विस ऑफ समन्स। सर्विस ऑफ समन्स जो आपका टॉपिक है वो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एज वेल एज आपके मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि क्या क्या वेरियस मोड्स हैं जिसके द्वारा समन्स को सर्व किया जाता है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है सो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस।